हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, एज फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, time, electric current, amount of substance, luminous intensity, length, area, density, velocity, speed, acceleration, force, work, energy, power, pressure, electric field, magnetic field, electric charge, electric current, etc. बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी राशियां हैं जिन्हें आप माप सकते हैं। और जो राशियां आप माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जो ऐसी राशियां जो मापी जा सकें उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो कोई पूछेगा जैसे उदाहरण के लिए क्या है, तो हम कहेंगे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, आयतन है, घनत्व है, वेग है, चाल है, दूरी है, त्वरण है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, दाब है, प्रत्यास्थता है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। बहुत सारी राशियां हैं, अर्थात वे सभी राशियां जो मापी जा सकती हैं वे सब की सब भौतिक राशियां कहलाती हैं। और इन भौतिक राशियों में कुछ राशियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिमाण द्वारा पूर्ण रूप से परिभाषित हो सकती हैं, लेकिन कुछ राशियां सिर्फ अपने परिमाण से परिभाषित नहीं हो पाती। उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वैसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो तथा जो सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हों सदिश कहलाती हैं। Those physical quantities which have magnitude as well as direction and which follow the triangle rule of vector addition are known as vectors. Those physical quantities which have magnitude as well as direction and which follow the triangle rule of vector addition are called vectors. आइए देखते हैं वेक्टर्स क्या होती है, इसको कैसे डिनोट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and which follow the triangle rule of vector addition are known as vectors or vector physical quantities. Vector physical quantities. देखिए, जिनमें परिमाण हो, परिमाण मात्रा की सूचक हो, दिशा हो, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो तथा जो सदिश योग के
त्रिभुज नियम का पालन करती हों, वैसी राशियां, वैसी भौतिक राशियां सदिश कहलाती हैं। वैसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो तथा जो सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हों, सदिश कहलाती हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें कुछ उदाहरण भी होगा, तो हाँ, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं इजी। इजी का मतलब होता है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल। आप लिख सकते हैं यहाँ पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये तो सदिश होगी ही। डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं हिंदी में? विस्थापन। वेलोसिटी, इसकी हिंदी क्या होती है? वेग। एक्सेलरेशन, त्वरण। फोर्स, बल। मोमेंटम, संवेग। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। ईटीसी एक्सेट्रा। कोई पूछे कि सदिश के कुछ उदाहरण दीजिए, तो आप कह सकते हैं क्या? पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, फोर्स बल, मोमेंटम संवेग, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि। ऐसी बहुत सी राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं, और ये सब की सब सदिश कहलाती हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे सदिश। स मीन्स सहित, दिस मीन्स दिशा, अर्थात दिशा सहित। लेकिन हमने थोड़ा सा आगे इसे बढ़ाया और कहा वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो तथा जो सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हों, वे सदिश कहलाती हैं। Those physical quantities which have magnitude as well as direction and which follow the triangle rule of vector notation, vector addition are called vectors. अब इसका रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे सूचित किया जाता है, कैसे हम समझेंगे कि यह सदिश है? कुछ अलग ढंग का सिंबल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं वेक्टर नोटेशन। सदिशों को सूचित करना, सदिश को सूचित करना। किसी सदिश को कैसे सूचित किया जाता है? तो बाबू, ए वेक्टर इज denoted by a letter of English alphabet having
an arrow over it. The arrow remains always directed from the left to the right. A vector is denoted by a letter of English alphabet having an arrow over it. The arrow remains always directed from the left to the right. किसी सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित किया जाता है जिसके ऊपर तीर का निशान लगा होता है और ये तीर हमेशा बाएं से दाएं निर्देशित होती है। किसी सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित किया जाता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना A B C D E F G H, तो ये सब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हुए। चाहे ये अक्षर छोटे हों या फिर बड़े हों, इनके ऊपर हम एक तीर का निशान लगा देते हैं और यह तीर का निशान ही उन्हें वेक्टर को सूचित करने में सहायक होती है, अर्थात उन्हें वेक्टर कहा जाता है जिनके ऊपर तीर का निशान हो। अब तीर का निशान तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे ये ऊपर, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है द एरो रिमेन्स ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। तीर का निशान हमेशा बाएं से दाएं निर्देशित होनी चाहिए। किसी भी लेटर के ऊपर एरो लगा देने से वह सदिश बनती है, लेकिन कब? जब वह तीर का निशान एरो को हम लेफ्ट से राइट डायरेक्ट करते हैं, अर्थात जैसे ये देखिए यहाँ ए के ऊपर तीर लगा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और ये तीर क्या है? बाएं से दाएं निर्देशित है, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। अब इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। इसको पढ़ेंगे वेक्टर बी। इसको पढ़ेंगे वेक्टर सी। इसको पढ़ेंगे वेक्टर डी। यानी कि ये ABCD तो है ही, लेकिन तीर लग जाने से इनका एक विशेष नाम हो गया और उस नाम को हम लोग कहते हैं वेक्टर। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अगर तीर नहीं हो तो ABCD, लेकिन तीर है तो ये हो गई वेक्टर। तो किसी वेक्टर को, किसी सदिश को कैसे सूचित किया जाता है? तो किसी सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर का निशान लगाकर सूचित किया जाता है और ये तीर के निशान हमेशा बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्टेड रहते हैं। तो ये था हमारा a vector is denoted by a letter of English alphabet having an arrow over it. The arrow remains always directed from the left to right. ये संभव नहीं है क्योंकि ये ऊपर तो है लेकिन बाएं से दाएं नहीं है। ये भी ऊपर तो है लेकिन ये भी बाएं से दाएं नहीं है। ये वेक्टर है तो इसे हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। ये बी के ऊपर तीर लगी है तो वेक्टर बी। सी के ऊपर तीर लगी है तो वेक्टर सी। डी के ऊपर लगी है तो वेक्टर डी। अब हम लोग जान गए कि किसी वेक्टर को कैसे सूचित किया जाता है। तो किसी भी इंग्लिश लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर आप एरो का मार्क लगा देते हैं
तो वह सदिश कहलाती है। तो बाबू हम लोगों ने अब तक जाना कि वेक्टर होती क्या है। तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो तथा जो सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हों उन्हें हम सदिश कहते हैं। अब हम लोग देखना चाहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफीय विधि से निरूपण। ग्राफीय विधि से निरूपण। ग्राफ से कैसे निरूपित करते हैं आइए देखते हैं। तो बाबू किसी सदिश को ग्राफीय विधि से निरूपित करने के लिए सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींची जाती है। एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होती हैं। आप जानते हैं जैसे ये देखिए इसमें कोई अंत बिंदु नहीं है, नो एंड पॉइंट्स। इसमें कोई अंत बिंदु नहीं है। नो माने नहीं, इंड माने अंत और पॉइंट्स माने बिंदुएं। अंत बिंदुएं नहीं होती अर्थात ये बाएं से दाएं अगर है तो बाएं कहाँ तक जाएगी और दाहिने कहाँ तक जाएगी इसकी कोई जानकारी आपके पास नहीं है। ये जाती ही रहेगी, ये जाती रहेगी। इसकी लंबाई आप ज्ञात नहीं कर सकते। किरण इसको कहते हैं लाइन। ये देखिए इसमें एक फिक्स पॉइंट है ओ, लेकिन ये फिक्स पॉइंट नहीं है। ये पता है इसमें वन एंड पॉइंट है, एक ही अंत बिंदु है। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें आप तो जानते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सूर्य से निकलती हैं लेकिन कहाँ तक जाती हैं इसकी जानकारी आपको नहीं है। तो इसकी भी लंबाई आप नहीं माप सकते हैं, न इसकी लंबाई आप माप सकते हैं न इसकी लंबाई आप माप सकते हैं। आप जरा सोचिए गांव में आप देखते हैं खेत या फिर शहर में आप जमीन खरीदते हैं, बाउंड्री होती है तो आपको पता रहता है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा है। लेकिन इसमें कहाँ से कहाँ तक का कोई जिक्र नहीं है। लाइन में, लाइन को रेखा कहते हैं, रेखा में कोई अंत बिंदु होती ही नहीं है, इसलिए इसकी लंबाई नहीं मापी जा सकती। किरण, किरण में एक बिंदु तो होती है, अंत बिंदु होती है। ऐसे रेखा या किरण अनंत वस्तुओं का समूह होती हैं लेकिन कोई फिक्स्ड पॉइंट रेखा में नहीं होती। जबकि किरण में एक नियत बिंदु होती है जिससे पता चलता है कि यह यहाँ से आ रही है, लेकिन कहाँ तक जाएगी इसकी जानकारी नहीं होती। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट में दो अंत बिंदुएं होती हैं, टू एंड पॉइंट्स। इसमें दो अंत बिंदुएं होती हैं, यानी कि आपको बखूबी पता है ए से बी तक इसमें एक लंबाई होगी और दिशा भी होगी। तो परिमाण तथा दिशा, लंबाई परिमाण बताएगी और तीर दिशा बताएगी। तो ये तीर जो है एरो, एरो को हिंदी में क्या कहते हैं तीर, और यही तीर क्या बतलाती है दिशा बतलाती है, डायरेक्शन। A line segment having an arrow at its one end is called the directed line segment. So we can say that a vector can be represented by a directed line segment. The length of the line segment
represents the magnitude, whereas the direction represents the arrow. आप यहाँ एरो लिख दीजिए. The arrow represents the direction. रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को बतलाती है और तीर की दिशा सदिश की दिशा को बतलाती है. दो चीजें चाहिए थी, परिमाण और दिशा. लंबाई जो होगी वह परिमाण को बताएगी, तीर जो होगी वह दिशा को बतलाएगी. अर्थात किसी सदिश को सूचित करनी हो तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करेंगे जिनके ऊपर तीर का निशान बना होगा, और उसको ग्राफीय विधि से निरूपित करने के लिए एक रेखाखंड का प्रयोग करेंगे जिसके एक सिरे पर, एक अंत बिंदु पर तीर का निशान लगा होगा. जिधर तीर का निशान लगी होती है उसे हम सिर कहते हैं तथा दूसरे को हम टेल अर्थात पूंछ कहते हैं. रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को तथा तीर की दिशा सदिश की दिशा को निरूपित करती है. Hence, we can say that हम कह सकते हैं कि the length of the line segment represents the magnitude, whereas the arrow represents the direction of the vector. रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को तथा तीर की दिशा सदिश की दिशा को निरूपित करती है. छोटी रेखा तो ये वेक्टर ए है और ये बड़ी रेखा ये वेक्टर बी है. आप देख सकते हैं यहाँ ये छोटी रेखाखंड है और ये बड़ी रेखाखंड है. तो छोटी रेखाखंड कम परिमाण को तथा बड़ी रेखाखंड अधिक परिमाण को निरूपित करती है. दोनों के तीर एक ही दिशा में हैं तो जाहिर सा बात है दोनों की दिशाएं समान हैं, लेकिन परिमाण समान नहीं है. कम लंबाई कम परिमाण, अधिक लंबाई अधिक परिमाण. तो अगर हम इसको एक यूनिट मान लें तो एक ढक्कन के बराबर अगर ये वेक्टर ये है और इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, तो अगर इसका दुगुना खींच दिया जाए तो इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो जाएगी. अर्थात आप देख सकते हैं इसकी लंबाई जो होती है वही परिमाण को निरूपित करती है. हालांकि दिशा दोनों की समान है, ये ए है ये बी है, दोनों की लंबाई अलग अलग है अर्थात परिमाण अलग अलग हैं, लेकिन दिशा समान है अर्थात दोनों सदिशों की दिशा समान हो सकती है या होती है. तो हम कह सकते हैं जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है वह लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है. कम लंबाई कम परिमाण, अधिक लंबाई अधिक परिमाण. ए vector can be represented by a directed line segment. The length of the line segment represents the magnitude of the vector, whereas the arrow represents the
डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। वेक्टर में परिमाण के साथ साथ दिशा होती है जो सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। किसी सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित किया जाता है जिनके ऊपर तीर का निशान लगा होता है। ये तीर के निशान हमेशा बाएं से दाएं निर्देशित रहते हैं। फिर ग्राफीय विधि से कैसे निरूपित किया जाता है, तो किसी सदिश को ग्राफीय विधि से रिप्रेजेंट करने के लिए, निरूपित करने के लिए, बतलाने के लिए एक रेखाखंड खींचकर उसके एक अंत बिंदु पर एक तीर का निशान लगा देते हैं। जिस अंत बिंदु पर तीर का निशान लगी होती है उसे हम हेड कहते हैं तथा दूसरे अंत बिंदु को हम टेल कहते हैं। इस तरह से रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को तथा तीर सदिश की दिशा को निरूपित करती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।